स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर का वैसे नाम एज पर एनसीईआरटी इस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपको बेटा मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 11th पार्ट सेकंड में। कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट सेकंड में फर्स्ट चैप्टर है। जो पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो होगा, या ये यूनिट नंबर 8 है। क्या है ये? यूनिट नंबर 8 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इसलिए चैप्टर को लिया क्योंकि ये जो चैप्टर है ये भी रिलेटेड है किससे? मोल से। किससे रिलेटेड है? मोल से रिलेटेड है। इसलिए बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या और सारे टीचर है इस चैप्टर को मोल पार्ट 2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल पार्ट 2। तो इससे पहले जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था उसको मोल पार्ट 1 कहते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को, और रेडॉक्स रिएक्शन को मोल पार्ट 2 क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर रिलेटेड है किससे? मोल से, इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मोल के साथ में ही। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट क्लास 11th का। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले इसमें हम चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हेडिंग लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ईडब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे, जिससे ईडब्ल्यू से। ठीक है, हम क्या करेंगे? ईडब्ल्यू से इक्विवेलेंट वेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। इसकी दो डेफिनेशन है स्टूडेंट, एक ओल्ड डेफिनेशन है पुरानी वाली, और एक न्यू डेफिनेशन है। ठीक है, तो पहले हम जो ओल्ड डेफिनेशन है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? नई डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस डेफिनेशन को नोट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट करेंगे। क्या है डेफिनेशन? क्या है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ an element or compound or ion which combines or displaces 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine। क्लियर है? तो प्लीज नोट करेंगे फटाफट इसे। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, प्लीज बेटा रिस्पॉन्ड करिए। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा आपने किया, कंप्लीट लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा। तो राइट इन योर कमेंट बॉक्स इफ यू हैव कंप्लीटेड बेटा, यस या नो। ठीक है, राइट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कोई कंपाउंड या कोई एटम या कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कंबाइन होता हो। क्या होता हो? कंबाइन, जुड़ता हो या डिस्प्लेस करता हो, निकाल देता हो। ठीक है ना, किसको? 1 ग्राम हाइड्रोजन को या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को। तो वो जो वेट होगा इस कंपाउंड का, जो कंबाइन करेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन से या डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को 1 ग्राम को, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन को, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को, उस मास को हम क्या बोलेंगे, या उस वेट को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट। जैसे, ठीक है, ठीक है, जैसे अगर हम कहें H2O जैसे वाटर है, तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ? इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? 2 ग्राम हाइड्रोजन है जो कंबाइन हो रहा है किससे, या हम कहें ऐसे लिख रहा हूं मैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन है जो कंबाइन हो रहा है किससे? 2 ग्राम हाइड्रोजन से। तो एज पर डेफिनेशन कितना है? 8 ग्राम से। तो 16 ग्राम से कितना कंबाइन हो रहा है? 2 ग्राम।
तो इसका मतलब 8 ग्राम से कितना कंबाइन होगा, 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 1 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम से कितना ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, 8 ग्राम। तो जो 8 ग्राम है उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कोई बोल नहीं रहा है, नो बॉडी स्पीकिंग, राइट? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ H2O2 है, क्या है, H2O2 है। मुझे इसमें बताओ ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, देखते कौन बताता है। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताएंगे H2O2 में, H2O2 में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, इसी के हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी मास हो जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन या डिस्प्लेस करता हो, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आप देखें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है किससे, 2 ग्राम हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, 1 ग्राम से कितना कंबाइन होगा, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन किससे कंबाइन होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन से। इसका मतलब जो 16 ग्राम है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि कितना ग्राम किसी भी कंपाउंड का या एटम का या आयन का जो कंबाइन करता हो या डिस्प्लेस करता हो, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से, उसको क्या कहेंगे, हम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। और भी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने। अब देखिए ध्यान से, अगर अभी हमने डिस्कस किया था कि H2O में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है 8, और H2O2 में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है 16। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या है, वेरिएबल है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूलर वेट बताइए ऑक्सीजन का, तो कितना होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, हु विल टेल द आंसर। क्या होगा आंसर बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, फटाफट। 16, कितना, 16 ग्राम, ठीक है, या 16। तो मॉलिक्यूलर वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। आप कोई सा भी कंपाउंड लो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कह रहा हूं मैं, यहाँ पे एटॉमिक मास होना चाहिए था, एटॉमिक वेट होना चाहिए था। एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना है 16। तो एटॉमिक वेट क्या रहता है या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट जो इक्विवेलेंट वेट है वो आप देख सकते हैं वो वेरी करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। तो प्लीज इसको नोट करेंगे, मैं आपको नोट दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट करेंगे। क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट कैन वेरीज कंपाउंड टू कंपाउंड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ any element can varies compound to compound, but atomic weight and molecular weight is always fixed। वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। प्लीज याद रखेंगे इसको, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कैन, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट रिमेन फिक्स, बट इक्विवेलेंट वेट कैन वेरी फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट जब वाटर था तो 8 था, और जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2 है तो कितना है, कितना है 16। अब चलिए यहाँ देखता हूँ आप कौन क्वेश्चन आंसर देता है। मुझे कार्बन का इक्विवेलेंट वेट बताना है CO2 में, देखते हैं कौन आंसर बताता है। टेल मी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन CO2 बेटा। करेक्ट आंसर है 3 ग्राम, कितना है 3 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, देखिए क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, तो 2 एटम का मास कितना हो गया 32 ग्राम, तो 32 ग्राम, और कार्बन कितना है 1, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन कंबाइन कर रहा है। और एज पर डेफिनेशन कितना है 8 ग्राम के लिए कितना होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 8 ग्राम के लिए कितना 32 इंटू 8, सॉरी 12 इंटू 8 अपॉन कितना 32, तो आंसर कितना आएगा 3 ग्राम, ठीक है, ठीक है, राइट। अब क्लियर है बेटा अभी सभी को 33 क्यों आया, मैं रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, तो 2 एटम का मास कितना है 32 ग्राम,
ठीक है, क्योंकि एक का कितना है 16, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम कार्बन कंबाइन कर रहा है, एक ही एटम है तो 12 ग्राम कंबाइन कर रहा है, तो 8 ग्राम के साथ कंबाइन कितना करेगा 3 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस बार कौन बताता है। सीओ में मुझे कार्बन का इक्विवेलेंट वेट बताएंगे, देखते हैं इस बार सभी लोग सही बताते हैं कि नहीं बताते। तो यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन एटम में 16 ग्राम में कितना ग्राम कंबाइन कर रहा है 12 ग्राम, तो इसका मतलब 8 ग्राम से कंबाइन कितना करेगा 12 इंटू 8 अपॉन कितना 16, तो आंसर कितना आएगा 6 ग्राम। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? टेल मी यस या नो, टेल मी यस या नो। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए C2H4 में क्या बताएंगे, C2H4 में कार्बन का फिर से बताएंगे इक्विवेलेंट वेट, C2H4 में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट देखते हैं इस बार कौन सही बताता है। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पे कितना कार्बन है 4 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 4 का कितना, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा किससे 24 ग्राम कार्बन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना कंबाइन होगा, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना 24 डिवाइड बाय 4 कितना 6 ग्राम। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? टेल मी ऑल द स्टूडेंट, बेटा अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा आपको, टेल मी समझ में आया? नो सर। यस सर। कौन है यार नो वाला बताओ। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आप देख सकते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है कंपाउंड टू कंपाउंड। एक कंपाउंड में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कितना है 3, अगले में कितना था, एक में कितना था 6, और उसमें फिर कितना है 6, तो डिपेंड करता है बेटा एक कंपाउंड टू कंपाउंड। चलिए अब मुझे नेक्स्ट बताइए, देखता हूँ NaCl में Na का इक्विवेलेंट वेट बताएंगे, देखते हैं कौन बताता है। इन NaCl Na का इक्विवेलेंट वेट, टेल मी द राइट आंसर बेटा, देखते हैं कौन सही बताता है। एक्सीलेंट अभय, बहुत बढ़िया अभय, अभय का राइट आंसर है और शुभांकर का राइट आंसर है। एनीबडी एल्स? शुभांकर और अभय को छोड़ के कोई और भी है? एनीबडी एल्स बेटा? 23, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। अब देखिए कितना है 35.5 ग्राम, क्लोरीन कितना है 35.5 ग्राम, एक ही है, उससे कितना कंबाइन कर रहा है 23 ग्राम, तो डेफिनेशन कितनी थी कि 35.5 ग्राम क्लोरीन से कितना कंबाइन करेगा, तो आंसर कितना है 23 ग्राम। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन करते हैं, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, ठीक है। अब मुझे जिंक का इक्विवेलेंट वेट बताना है बेटा, मैं आपको जिंक का एटॉमिक वेट बता रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है आंसर। जिंक का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 65.4, कितना होता है 65.4। देखते हैं कौन आंसर बताता है। यहाँ पे आप देखें एक एटम है जिंक का, तो जिंक का और हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है 2, तो 2 का मतलब 2 ग्राम डिस्प्लेस हो रहा किससे 65.4 ग्राम से। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 ग्राम, इतने ग्राम जिंक ने 2 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो गया 65.4 अपॉन 2, दैट इज 32.7 ग्राम। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, राइट, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन बताता है, एक और क्वेश्चन करते हैं। Ca प्लस O2 गिव्स CaO, ठीक है। मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, ना ना SO4 का कोई रोल नहीं है, हाँ जितना बता रहा हूं बेटा उस पर ध्यान दो आप, उस SO4 का कोई रोल नहीं है। डेफिनेशन क्या है ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्लोरीन, बस। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ बैलेंस कर दिया, बैलेंस करना कर दिया, अब मुझे बताओ यहाँ पे कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है, देखिए क्या है ना, ठीक है। यहाँ पे O2 है और ये कैल्शियम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 एटम है, तो 32 कंबाइन कर रहा है 2 एटम से, तो एक कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, तो 2 का कितना हो गया 80 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है 80 ग्राम कैल्शियम,
तो 8 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा 80 इंटू 8/32। आंसर कितना होगा 20 ग्राम। तो अब देखिए यहाँ, अब हम ये ओल्ड डेफिनेशन है। अब ओल्ड डेफिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, कोई बता सकता है क्या मुझे, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ओल्ड डेफिनेशन? एनीबॉडी? मैंने अनम्यूट कर रखा है, आप बोल सकते हो बेटा। सर अगर इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के अलावा कोई और एलिमेंट हो तो अब हम नहीं निकाल सकते। एक्सीलेंट बेटा, व्हाट इज योर नेम? अभय सिंह सर। अभय, एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस वाज द मेन रीजन, क्योंकि ये डेफिनेशन इतनी रोबस्ट नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर कोई इन्हीं तीनों एटम से कंबाइन करता हो। तो बाकी अगर क्या होगा, बाकी का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इस डेफिनेशन से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या है ना। तो अब हम नई डेफिनेशन पे जा रहे हैं विथ हेल्प ऑफ न्यू डेफिनेशन। मैं ओल्ड डेफिनेशन के हेल्प से न्यू डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए कैसे बना रहा हूं। हमने इक्विवेलेंट वेट सोडियम का भी कैलकुलेट किया था, फिर हमने जिंक का कैलकुलेट किया, और लेट्स सपोज हमने कैल्शियम का कैलकुलेट किया। ठीक है, चलिए एक और कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इस बार कौन बताता है। Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। यहाँ मैंने लिख दिया 2, और यहाँ कितना हो गया, ये यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ हो जाएगा 3। अब मुझे बताओ बेटा, देखता हूँ कौन बताता है Al का इक्विवेलेंट वेट। टेल मी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al। देखिए कितना है, 3 इंटू O2 है, तो 3 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 9 कंबाइन हो रहा है किससे, 4 इंटू 27 से। एल्युमिनियम का कितना वेट होता है 27, तो 8 ग्राम से कितना कंबाइन होगा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना होगा 4 इंटू 27। हाँ एक्सीलेंट बेटा, अंकुर सही आंसर है अभी। इंटू कितना, सॉरी ये 4 इंटू तो ये 8 था, अपॉन 3 इंटू कितना 32। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आंसर आएगा 9। एक्सीलेंट शुभांकर, एक्सीलेंट बेटा। ठीक है, तो क्या हो गया 9। तो अब देखिए ध्यान से, अब देखिए मैं न्यू डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ विथ हेल्प ऑफ ओल्ड डेफिनेशन। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना था 23, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आया था 20, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया 9। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं 23 डिवाइड बाय 1, तो आंसर कितना आएगा 23 ही आएगा। कैल्शियम का मैं यहाँ 40 डिवाइड बाय 2 कर दूं तो आंसर कितना आएगा 20, और एल्युमिनियम का 27 डिवाइड बाय 3 कर दूं तो कितना आएगा 9। अब ध्यान से देखिएगा, अब कौन मुझे बताएगा इसकी सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, हु विल टेल द आंसर। सोडियम की वैलेंसी +1 सर। 1 हाँ +1 1 कितनी होती है 1। एक्सीलेंट। ठीक है, अब मुझे कौन बताइए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 सर। +2 हु विल टेल द आंसर कितनी होती है 2। एक्सीलेंट। और एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3। अब देखिए ध्यान से, और अब ध्यान से देखिएगा क्या है, 23 क्या था एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, 27 था एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, और 40 था एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, और 1 2 3 क्या है वैलेंसी। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनी इक्विवेलेंट वेट की, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है एटॉमिक वेट अपॉन क्या कर दें हम वैलेंसी। क्या कर दें वैलेंसी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है, राइट। अब इसी को हम क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, हम जनरलाइज कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। मैं जनरलाइज कर रहा हूं, देखिए जो ये 1 2 और जो 3 है, इसको हम क्या कहेंगे आज से एन फैक्टर। क्या कहेंगे एन फैक्टर। तो 1 2 3 इज नोन एज एन फैक्टर। फैक्टर है ना। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, जो भी वेट होगा, ठीक है ना, अभी बता रहा हूं वेट क्या। एटम के लिए तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर वेट, और आयन है तो आयन का वेट, आयनिक वेट, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है एन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो अगर हम एटम को या एटॉमिक मास को या मॉलिकुलर मास को या आयनिक वेट को डिवाइड कर दे किससे एन फैक्टर से, तो हमारा क्या मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए ध्यान से, हाँ ठीक है ना। अब अगर एटम है
ठीक है ना। अगर यहाँ पे एटम है तो इक्विवेलेंट वेट एटम का क्या होगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यहाँ एन फैक्टर क्या होगा, वैलेंसी। क्या होगा, वैलेंसी। एन फैक्टर ऑफ एटम, एन फैक्टर ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी। एन फैक्टर ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी। तो अगर किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास अपॉन क्या कर देना है, वैलेंसी से कर देना है। ठीक है, अब चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ नए वाला बेटा। मेथड यूज करना है पुराना? क्या कह रहे हैं, नए वाला मेथड यूज करना है या फिर पुराने वाला? नए वाले मेथड से करना है। अब इसको छोड़ देना है, ये वाला, ये सब बकवास है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। जो पुराना वाला है ये हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। ओके। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, रिएक्शन की जरूरत नहीं है। हमने एक नया तरीका निकाला है, हम नई तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखता हूँ कौन आंसर बताता है इस बार। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके बताएंगे। देखता हूँ कौन बताता है, फटाफट 1 सेकंड में आंसर। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12। एक्सीलेंट मोहित, एक्सीलेंट मोहित। कितना आंसर आएगा, हु विल टेल, कितना आएगा, 12। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना होता है 24 और वैलेंसी कितनी होती है 2, तो कितना हो गया 12। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन बताता है उसका पोटेशियम का। देखते हैं कौन बताता है आंसर पोटेशियम का आंसर 31। पोटेशियम का 39। 39 बेटा, 39। 39 तो 39 अपॉन 1 तो कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, हाँ हमें, अब मैं, ठीक है, तो अभी आपको आ गया है वो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना। आप देखिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि हमें इक्विवेलेंट वेट किस किस चीज का कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट, हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है एटम का, पहला। दूसरा कैलकुलेट करना है आयन का। तीसरा कैलकुलेट करना है हमें सॉल्ट का। फिर हमें कैलकुलेट करना है एसिड का। फिर हमें कैलकुलेट करना है बेस का। और फिर हमें कैलकुलेट करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, तो इतने चीजों का हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या यूज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हर एक का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हर एक का फर्क क्या है, हर एक का फर्क सिर्फ एन फैक्टर है। तो एटम का जो एन फैक्टर होता है, अभी हमने देखा था, वो क्या होता है, वैलेंसी। क्या होता है, वैलेंसी। ठीक है, और अगर मैं आयन की बात करता हूं तो आयन का जो एन फैक्टर होता है बच्चों, वो सिर्फ चार्ज के बराबर होता है। कितना, चार्ज। याद रखेंगे बेटा, जो एन फैक्टर है ना, आपको एन फैक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस से लेना देना नहीं है। ठीक है ना, अगर चार्ज +2 है तो आप सिंपल कितना लिखेंगे, 2। कितना लेंगे, 2। ठीक है, राइट। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एटम और आयन का, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप प्लीज इसको नोट करेंगे पहले। ठीक है, तो प्लीज, हाँ अब आप लिखेंगे। फर्स्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ, आप देखिए यहाँ पे पहले ये लिख लेंगे। इक्विवेलेंट वेट जो मैंने अभी बताया था, ये आपने नोट कर लिया होगा। एन फैक्टर क्या होता है, देखिए एन फैक्टर बेटा डिपेंड करेगा डिफरेंट टू डिफरेंट एटम, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एन फैक्टर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड एन फैक्टर ऑफ सेम सब्सटेंस कैन बी डिफरेंट। सेम सब्सटेंस का एन फैक्टर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। इन डिफरेंट क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा, एन फैक्टर क्या हो सकता है। हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिफरेंट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। यस, ठीक है। तो अब फर्स्ट जो है वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम और आयन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम और आयन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम्स क्या है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। क्या है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन जो है वो है आयनिक वेट अपॉन चार्ज। क्या है, आयनिक वेट अपॉन चार्ज। ठीक है, नोट कर लिया बेटा, तो मुझे बताना यस या नो। नो सर। यस सर। फटाफट लिखेंगे बेटा, है ना।
मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी दे दूंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। राइटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना, समझ में आना चाहिए बेटा आप लोग को। यस सर। आई विल गिव यू अ पीडीएफ नोट्स आल्सो, ठीक है। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। तो एटम का हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आ गया, क्या सभी को आ गया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। आ गया सर। आ चलिए गया हाँ, अब देखते हैं। हाँ, तो हमने पहला डिस्कस कर लिया, एटम का डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयन का। किसका? आयन का, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ CO3 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है। कौन मुझे बताएगा बेटा कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? देखते हैं कौन आंसर बताता है। ये क्या है? अब आयन है, फॉर्मूला आपके पास है, देखते हैं कौन बताता है आंसर। हु विल टेल द आंसर? 30। 30। एक्सीलेंट बेटा, क्या नाम है आपका? अभय सिंह सर। अभय, वेरी गुड बेटा अभय। एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इसका जो वेट है आयनिक वेट, वो कितना है? 60। 60 चार्ज कितना है? -2, तो आपको 2 लेना है, तो आंसर कितना है? 30। वेरी गुड। चलिए देखते हैं PO4 3-, इसको फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन। नाम भी लिखते चलेंगे बेटा, हाँ, कार्बोनेट फॉस्फेट। देखते हैं इसका कौन आंसर बताता है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप सीधे ये वाली वैल्यू बोल सकते हैं। आप 30 अपॉन ऐसे कुछ आ रहा है जैसे, तो आप सीधे ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। 79/3 सर। कितना? 79/3। नहीं बेटा, 79 नहीं है। 48 सर, 48। 48 नहीं है बेटा आंसर। सर 38 31.6। एक्सीलेंट बेटा, क्या नाम है आपका? सर अंकुर। अंकुर का आंसर सही है, 31.6। 95/3। फॉस्फेट होता है बेटा 31। 31 इंटू 4 इंटू 16 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 95/3। कितना आएगा? 95/3, ठीक है। लेट्स सपोज बेटा, अब इसका आंसर बताएंगे। SO4 2-, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। लेट्स सी हु टेल द आंसर सल्फेट। तो ये इसका जो वेट आएगा वो कितना रहा? 96। 96 डिवाइड बाय 2, तो कितना रहा? 48। वेरी गुड, ठीक है, राइट। एक और लास्ट करते हैं, क्लोरेट। इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन। ClO3 को क्या बोलते हैं? क्लोरेट। इसका जो वेट आएगा वो 83.5 आएगा, डिवाइड बाय क्या करना है? 1, तो 83.5। कोई दिक्कत बेटा समझने में आप लोग को? नो सर। नो सर। नहीं बेटा, वेरी गुड। हाँ, चलिए एक और करते हैं अब, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख दिया बेटा Ba2+, बेरियम 2+। बेरियम का वेट होता है बेटा 137.2। कितना होता है? 137.3 लिख दो आप, तो आंसर कितना हो जाएगा? 137.3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट। करेक्ट है ना बेटा? यस सर। ठीक है। चलिए यहाँ ऐसा लिखा है Hg+1, ठीक है। Hg+1, Hg का वेट होता है 201 या 200.5। कितना होता है? 200.5। तो आंसर कितना होगा? 200.5 अपॉन 1। 1 और Hg2+ का कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 कर देंगे सर। डिवाइड बाय 2.5 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। कर लेंगे ना? यस सर। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने Al3+, तो क्या आंसर आएगा Al3+ का? 27/3। 27/3, तो मतलब कितना जाएगा? 9। करेक्ट है ना बेटा? यस सर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो हमने पहला और ये दूसरा डिस्कस कर लिया है, एटम और क्या? आयन, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड है सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो सॉल्ट है वो आपको क्या लेना है? सॉल्ट का जो मॉलिक्यूलर वेट लेना है अपॉन, अब ध्यान से सुनिएगा कि इसका एन फैक्टर क्या होता है। सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो होता है, यहाँ तो एन फैक्टर लिखेंगे, और जो सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो सॉल्ट होता है उसमें कैटायन और क्या होते हैं? एनायन, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो, या और टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, इसका क्या होगा? एन फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक टोटल पॉजिटिव चार्ज, और ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, और लिख रहा हूँ
क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना कैटायन का चार्ज होता है उतना ही टोटल किसका, एनायन का चार्ज होगा, क्योंकि दोनों क्या मिलके क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। ठीक है, जैसे अभी लिख रहा हूँ, देखिए मैं लिख दिया मैंने AlCl3, ठीक है, ये सॉल्ट है। अब इसमें मुझे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट m डिवाइड बाय n फैक्टर। अब देखिए Al क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 का, हम सभी को पता है। क्लोराइड आयन तो 3 है, तो इस पे कितना हो गया 3, तो 3 -1, और यहाँ पे तो इस पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो आप देखिए सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, +1 +3 इंटू 1 की एल्युमिनियम 1 है, और क्लोरीन की बात करें तो -1 इंटू कितना 3, तो ये कितना हो गया +3 और -3। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 3। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आ गया सर, आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए यहाँ, ठीक है, मुझे इसका कैलकुलेट करके बताएंगे। Na2SO4 का देखता हूँ कौन बताता है आंसर। m बाय सिर्फ लिखोगे, m बाय क्या आंसर आएगा, बस m बाय कितना कर दें, सोडियम 133 सल्फेट, m बाय कितना आएगा बेटा, 2 सल्फेट पे अभी मैंने बताया था, याद रखना है, सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है, तो सल्फेट कितना, एक ही सल्फेट है, सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, तो कितना हो गया +2 या -2, तो आंसर कितना होगा m/2, कितना होगा m/2। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, Na3PO4, इसको बोलेंगे सोडियम फॉस्फेट, देखते हैं कौन बताता है, m बाय क्या आएगा, 3, एक्सीलेंट, कितना आएगा m/3। लेट्स सपोज KCl का क्या आएगा, m/1, वेरी गुड। NaCl का 1। कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं कौन बताता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 2 m/2, क्योंकि कैल्शियम पे +2 का, कार्बोनेट पे -2 का चार्ज होता है। ठीक है, चलिए अब पूछता हूँ मैं, Al2SO4 होल थ्राइस, देखते हैं कौन बताता है। आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि देखिए सल्फेट पे कितना होता है -2, तो 3 सल्फेट है तो कितना हो गया -6, एल्युमिनियम पे +3 होता है और 2 है तो कितना हो गया +6, तो आंसर कितना हो गया m/6। वेरी गुड। लेट्स अब देखता हूँ कौन बताता है, Mg3PO4 होल ट्वाइस, देखते हैं कौन बताता है बेटा, तो कितना होगा 3 6। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, देखिएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O m/। अब देखते हैं, प्लीज याद रखेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं बेटा, इस पानी का कुछ भी लेना देना नहीं है चार्ज से। ठीक है, चार्ज कैटायन और एनायन का होता है, ये मॉलिक्यूल का कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ आपको इधर ध्यान देना है बस। अब बताएं कौन क्या आंसर आएगा, m/8। एक्सीलेंट बेटा, व्हाट इज योर नेम, सर अंकुर। अंकुर, वेरी गुड बेटा, 8। ठीक है, किसी और का भी 8 आया बेटा, यस सर। ठीक है, देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज तो K 2 है यहाँ पे, तो 2 का K कितना +2, और यहाँ एल्युमिनियम कितना है +3, तो कितने हैं 2, तो कितना हो गया +6 +8, या सल्फेट किने 1 और ये 3, तो 4 सल्फेट होते हैं, और सल्फेट पे -2 का चार्ज है तो -8, तो आंसर कितना होगा m/8। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O, प्लीज इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इसका नाम है, इसको बोलते हैं पोटेस एलम, क्या बोलते हैं, प्लीज राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, पोटेस एलम, या जो कॉमन नेम है उसको क्या बोलते हैं, फिटकरी, क्या बोलते हैं, फिटकरी, जो घर में यूज करते हैं हम, जो नाई लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है, बार बार यूज करते हैं फिटकरी, इसको पोटेस एलम कहते हैं। इसको इसका नाम बताएं, ये क्या है, इसका बताएंगे बेटा, m/, कितना आएगा 4 m/4, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, m/4, इसका नाम है बेटा फेरस एमोनियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, फेरस एमोनियम सल्फेट, और इसका जो कॉमन नेम है वो है मोहर सॉल्ट, क्या है, मोहर सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए जो एमोनियम होता है NH4+, एमोनियम आयन पे +1 का चार्ज होता है, तो कितने यहाँ पे 2 एमोनियम आयन है तो +2, और Fe है फेरस तो Fe +2 पे है तो ये +2, तो कितना हो गया +4,
तो 4, या सल्फेट काउंट कर लें, 1 और 1 2, तो 2 के साथ कितना हो गया, 4 का 4 जाएगा। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस सर आ गया Yes, sir. और कोई डाउट? चलिए अब आप लोग बताएं क्या आंसर आएगा। KCl.MgCl2.6H2O, क्या आंसर आएगा? देखते कौन बताता है। 3 m/3 M/3, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। 3 3, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कोई डाउट बेटा कर लेंगे? यस सर ठीक, ठीक है, वेरी गुड। सो हमने क्या क्या 3 चीजों का एन फैक्टर कैलकुलेट किया, किसका? एटम का, आयन का और सॉल्ट का। ठीक है, राइट, नेक्स्ट करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब एसिड का देखिए क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है एसिड का। ठीक है, एन फैक्टर का जो एन फैक्टर होता है जो एसिड का, उसको बोलते हैं बेटा बेसिसिटी। लिखेंगे बेसिसिटी, स्मॉल कैपिटल बी से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको। किससे बोलते हैं? बेसिसिटी से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इक्विवेलेंट वेट जो होगा एसिड का, वो इसका क्या होगा, एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट दैट इज m अपॉन क्या, बेसिसिटी b से। ठीक है, अब बेसिसिटी होती क्या है, पहली बात ये हम बात करें। बेसिसिटी होता है बेटा कि कितने हाइड्रोजन एसिड क्या करता है, H+ आयन, कितने H+ आयन कोई एसिड लूज करता है जब पानी में हम डिसॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बेसिसिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कितने H+ आयन कोई एसिड लूज करता है जब उसको किसमें, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। तो आप लिख लेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, मैं दिखा रहा हूं आपको, क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन लॉस्ट, और ये साथ में ये भी डेफिनेशन लिखेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- आयन गेन। दोनों लॉस कितना, H+ तो लूज करेगा और OH- क्या कर सकता है, गेन करेगा। बाय 1 मोल ऑफ एसिड इज नोन एज बेसिसिटी, बाय 1 मोल ऑफ एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। क्लियर है बेटा? लिख लिया डेफिनेशन? यस सर ठीक है, अब देखिए, हाँ, अगर मैं HCl का पूछता हूँ आपसे इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो m बाय क्या लिखेंगे, 1। एक्सीलेंट बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही H+ आयन है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1, क्योंकि एक H+ आयन लूज करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं H2SO4 का पूछता हूँ, तो इसका इक्विवेलेंट वेट m/2 2 ना m/2। m/2 वेरी गुड। अब मैं लिखूं HNO3 का m/1 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 कोई दिक्कत? नो नो सर ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब मैं जितने वेरी बोल रहा हूँ उतने ही कम है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओके सर फास्फोरस की बात कर रहा हूं मैं। फास्फोरस के 3 एसिड होते हैं, कितने होते हैं, 3 एसिड, 1 2 3। एक होता है H3PO4, क्या होता है, H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। फिर एक होता है H3PO3, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। और एक तीसरा होता है H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपो फास्फोरस एसिड। इसके 3 एसिड होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरस एसिड H3PO3 और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो बेसिसिटी होता है बेटा वो 3 होता है। ठीक है, इसका जो बेसिसिटी होता है वो याद रखेंगे 2 होता है, और इसका बेसिसिटी जो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई जरूरी नहीं कि जितने H+ किसी एसिड में लगे हो हाइड्रोजन, वो सारे के सारे वो लूज करता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। यहाँ इन 3-4 केसेस में ऐसा था, बट फास्फोरस के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
द रीजन इज क्यों, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस एसिड का, ठीक है, अगर आपने, चलिए मैं बना रहा हूँ, आप प्लीज स्ट्रक्चर बनाएंगे OH OH और OH। एक इसका स्ट्रक्चर है H3PO4 का, देखिए 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन है, फिर है OH OH और H, ये है H3PO3 का फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है, और ये जो तीसरा है OH H और H, ये है H3PO2 का हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों 2 1 और क्यों इसका 2 नहीं है, क्यों इसका 1 नहीं है। अब देखिए क्या बेटा, हाइड्रोजन वही पानी में डालने के बाद रिलीज होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है। मे बी आपने सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट मैं आपको वैसे बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आप डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे हम लोग, जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। बट अभी मैं बता रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन होता है, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या नाइट्रोजन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली। तो वही एलिमेंट, वही हाइड्रोजन निकलता है जो इनके साथ बॉन्डेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो यहाँ तीनों हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है? ऑक्सीजन से। जो भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा किसी भी एसिड में, वो हमेशा निकल जाएगा, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो किससे, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो ये 2 तो निकलेंगे। बट ये जो हाइड्रोजन है और ये जो फॉस्फोरस है, इन दोनों क्या, फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम। तो इसका मतलब ये तो निकलेगा नहीं, सिर्फ ये 2 जाएगा, तो इसके लिए बेसिसिटी कितनी इसकी? 2। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ये दोनों इससे बॉन्डेड है, फॉस्फोरस से दोनों नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसलिए बेसिसिटी कितनी है? 1। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ ये याद रखना है बस। स्ट्रक्चर आपको याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ेंगे पी ब्लॉक क्लास 12th में, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे अगेन डिटेल में। अभी बस आप याद रखो इसके एन फैक्टर कितने होते हैं। अब एक बार और बात बता रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ एन फैक्टर याद करने का तरीका बता रहा हूँ फॉस्फोरस एसिड का, सिर्फ फॉस्फोरस के ऊपर एप्लीकेबल है, किसी और चीज के एप्लीकेबल नहीं है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये जो शॉर्टकट है या जो तरीका है याद रखने का, ये सिर्फ एप्लीकेबल है फॉस्फोरस के ऊपर। देखिए क्या, जितने ऑक्सीजन होंगे बेटा फॉस्फोरस के एसिड में, जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम उसकी बेसिसिटी होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम उसकी बेसिसिटी होंगे। तो इसमें कितने? 4 हैं, तो बेसिसिटी कितनी है? 3। इसके ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। इसकी बेसिसिटी, इसमें ऑक्सीजन कितने? 2, तो बेसिसिटी कितनी है? 1। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? टेल मी। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा? m/3। इसका इक्विवेलेंट वेट m/2 और इसका इक्विवेलेंट वेट m/1। प्लीज याद रखना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में ऐसा ही है बेटा, हाँ ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको जो लगता है आंसर, लेट्स सपोज आपको लगता है आंसर 2 है बट एक्चुअल में आंसर 3 है, तो वो क्वेश्चन वही आएगा एग्जाम में। जो आपको लगता है कि आंसर ये है बट आंसर कुछ और होगा, वही क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछेगा आपसे। और वो आप तभी आप कर पाओगे जब आप उसको याद रखोगे। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप कुछ भी दिमाग लगा लो वहां पे, ये आपका दिमाग नहीं लगने वाला बेटा, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो स्ट्रक्चर याद है, इसका मतलब आपको ये बेसिसिटी याद है। और तरीका मैंने बताया आपको याद रखने का, ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अब अगर हमने इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन अभी हमने देखी थी, मैंने बोला था कितने H+ देगा या कितने H+ क्या करेगा, वो OH- गेन भी कर सकता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देखिए NaOH, अब देखिए क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे रखी रिएक्शन लिखा, देखिए यहाँ H और यहाँ पे हो गया ये Na2HPO4 प्लस H2O, 2 H2O हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब देखता हूँ मुझे कौन बता सकता है इसका H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या है यहाँ पे।
देखते हैं कौन आंसर बताता है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 हेयर? m बाय कितना होगा इक्विवेलेंट वेट? नहीं अंकुर, आंसर रॉन्ग है आपका। मोहित आपका भी रॉन्ग है। नहीं मोहित रॉन्ग है। नहीं अभय आपका भी रॉन्ग है। मोहित गलत है। हाँ एक्सेलेंट बेटा, सौम्य का सही आंसर है। ठीक है। नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देखें, सब लोग कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे, कुछ कोई लिखेगा नहीं। नोबडी विल राइट इट। आदित्य कोई लिखेगा नहीं, सब लोग यहाँ देखें, कंसंट्रेट करेंगे। मुझे बताओ यहाँ पे H3PO4 में कितने H प्लस आयन है? आंसर दो, कितने H प्लस आयन है? कौन बताएगा H प्लस आयन कितने हैं? इसमें H प्लस आयन 3 है, 3 H प्लस आयन है यहाँ। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ इसमें H प्लस आयन कितने हैं? इसमें H प्लस आयन कितने H प्लस आयन है? इसमें H प्लस आयन की बात कर रहा हूं या हाई 1। कितने हैं? 1 H प्लस आयन है। इसका मतलब इस एसिड ने ये यहाँ पे सॉल्ट बनाया, तो इस ये एसिड है, इसने बेस के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट बनाया, तो इस एसिड ने कितने H प्लस आयन लूज किए हैं? कौन बताएगा कितने H प्लस आयन लूज किए हैं? पहले 3 थे, बाद में 1 हो गए, तो कितने लूज किए हैं? 2। कितने लूज किए? 2। तो इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? m/2 आएगा। कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट? m/2। ठीक है, क्योंकि इसने कितने लूज किए हैं? 2। 3 थे पहले, बाद में कितने हो गए? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? m/2। तो रिएक्शन पे आपको ध्यान देना है कि रिएक्शन में कितने, हाँ बिकॉज इट हैज लूजेस 2 H प्लस आयन। डेफिनेशन क्या कह रही थी कि कितने H प्लस आयन लूज करेगा, तो वो आपको ध्यान देना है कि रिएक्शन में कितने जा रहे हैं। अगर वो सिंपल ऐसे क्वेश्चन दे दे, बताओ H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट, तो आप बोलेंगे m/3। बट अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो आपको रिएक्शन में चेक करना है कि कितने H प्लस आयन लूज कर रहा है। कोई जरूरी थोड़ा सारे के सारे लूज कर दे। ठीक है, जैसे अब एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए NaOH plus H3PO4 gives NaHPO4 gives H2O। मुझे बताओ अब इक्विवेलेंट वेट कितना है? देखते हैं इस बार कौन आंसर बताता है। सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आप दोबारा से क्वेश्चन। आप बताएंगे आंसर कितना होगा बेटा, वो चार्ज बैलेंस ठीक है, आप बताएंगे कितना आंसर होगा। तो आंसर कितना होगा? m/1। तो मेरी बात आप समझे बेटा कि नहीं समझे? रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा, तो रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, H3BO3। क्या है? H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। इसका क्या नाम है? बोरिक एसिड। अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। बोरिक एसिड का जो N फैक्टर होता है, याद रखना है, N फैक्टर इसका होता है 1। क्या होता है? 1। जिसमें जितने H प्लस है उतना नहीं है, इसका N फैक्टर कितना होता है? 1। क्यों होता है बेटा? मैं अब रीजन बता रहा हूँ। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं आप। इसको लिख सकते हैं BOH होल थ्राइस। कैसे लिख सकते हैं? BOH होल थ्राइस। तो ये भी बोरिक एसिड ही है और दोनों एक ही है। इसको लिखने का तरीका ये है। तो जब आप वाटर में डालेंगे इसको, तो अब होगा क्या? देखिए ये क्या करता है, वाटर में क्या होता है? H और OH। क्या होता है वाटर में? H और OH। तो ये क्या करता है, जो बोरिक एसिड होता है वो एक OH आयन गेन कर लेता है। क्या करता है? एक OH आयन गेन करता है। तो क्या मिला था? BOH होल 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज कितना होता है? माइनस का। ठीक है, और क्या होगा? एक H प्लस निकल गया। ठीक है, अब आप ध्यान देखिए, इसने एक मोल क्या करा? OH गेन किया। तो डेफिनेशन क्या थी बच्चों कि कितने OH माइनस आयन वो गेन कर सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा था, और ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन गेन्ड बाय 1 मोल ऑफ एसिड। तो मुझे बताओ कितने मोल ऑफ OH माइनस इसने गेन किए बेटा? कितने मोल गेन किए? व्हाट इज द आंसर? कितने मोल गेन किए? 1 मोल OH माइनस गेन किए। इसका अंदर इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? m/1। कितना हो गया? m/1। तो प्लीज ये याद रखेंगे, बोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक लास्ट में बता रहा हूं बस, एक है H2C2O4। H2C2O4 इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। नाम लिखते चलेंगे। ऑक्सैलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, COH और COH, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, COH। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे दोनों जो हाइड्रोजन है वो क्या है? ऑक्सीजन से लिंक्ड है। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जितने हाइड्रोजन है वही उसकी बेसिसिटी है। तो बेसिसिटी कितनी है? 2 पे। तो मैं लास्ट बात बता रहा हूँ बेटा कि अगर सिंपल ऐसे दिया हुआ है, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल आंसर देख के बता देंगे कितने H+ आयन है उसके एन फैक्टर। लेकिन अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन देख के आपको आंसर बताना है कि एन फैक्टर कितना होगा उसका। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NaOH प्लस H2C2O4 gives NaHC2O4 प्लस वाटर। अब देखता हूँ कौन मुझे बताता है इसका इक्विवेलेंट वेट। देखते हैं कौन बताता है क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट ऑक्सैलिक एसिड का। M बाय क्या लिख देंगे हम? आदित्य का आंसर सही है। कोई और? तो आंसर कितना है बेटा? M बाय कितना होगा? मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा। कितना होगा M बाय 1? 1। कितना होगा M बाय 1?